वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज विज़िट पर आए हुए हैं हम, और गौशाला है बुलंदशहर में। हमारे साथ में आज वो शख्सियत हैं जिनके साथ में मिलाते हुए हमें बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। जिस तरह के प्रोजेक्ट्स को वाक्षी अब कवर करने जा रही है, जैसे आप लोगों को पता है 5 साल हो गए हमारे पास में पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आप तक अच्छे उत्पाद लेकर आने की। अब जो हमारी खोज चल रही है वो अच्छे उत्पादों की नहीं है, वो बेहतरीन उत्पादों की है कि कैसे उन उत्पादों की तरफ जो है हम जा सकते हैं जो भारत के सर्वश्रेष्ठ भी कहे जाए, जिनको केवल शुद्ध ना बनाया जाए, जिस भावना से वो बनाई जा रही है उनके ऊपर भी काम किया जाए। और हर एक तरीके से अगर उच्च कोटि की भावना के साथ में ऐसे उत्पादों का निर्माण और खासकर गौ उत्पादों का निर्माण हमारे देश में शुरू हो गया तो निश्चित रूप से भारत विश्वगुरु बनने की तरफ समृद्ध भारत का जो सपना वाक्षी देख रही है उसके अंदर हमें जो है सफलता मिलेगी। और आज हमें खुशी है, हम एक ऐसी गौशाला में ऐसे व्यक्ति के साथ में हमारा साक्षात्कार हो पाया जो आने वाले कुछ वर्षों के अंदर हमको ना केवल शुद्ध उत्पाद बल्कि जिस भावना की हम बात कर रहे हैं, जो उच्च कोटि की भावना जिसका उपयोग होना चाहिए किसी भी उत्पाद को बनाने में, किसी भी गौशाला का निर्माण करने में, उसका संवर्धन करने में, उस भावना को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, एक बार प्लीज़ घुमाकर दिखाइए जो आसपास में गौवंश है हमारे साथ में, किस तरह की गौशाला है, किस तरह का गौवंश है। और इस तरह के ये मात्र 4 साल 5 साल पुराना प्रोजेक्ट है जो आप अभी देख पा रहे हैं, और बहुत कुछ करना अभी बाकी है। जो सफलता अभी मिली है, जिस तरह के गुणों का विकास अभी हुआ है, आज कम से कम हम उन चीज़ों को समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। और आप भी अपने घर से जब पास की किसी गौशाला में जाते हैं तो किस तरीके से हमें उनमें कौन कौन सी चीज़ों को देखने की कोशिश करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें आज पता चलेगा। तो हमारे साथ में हैं आज पराग शर्मा जी, पराग गौर जी। तो पराग गौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आज चैनल के लिए जो आपने अपना समय निकाला। मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा अपने बारे में और थोड़ा गौशाला के बारे में बताएं, कब ये प्रकल्प शुरू किया गया और इसके पीछे क्या भावना रही है और क्या सोच के साथ में इसको शुरू किया गया। 2014 में अपनी इंजीनियरिंग समाप्त करने के बाद फिर 2017 से मैंने पूर्णकालिक समय अपने ये प्राकृतिक खेती और इसमें देना शुरू किया। और 2 साल प्राकृतिक खेती करने के बाद फिर इस गौशाला की हमने स्थापना की जी। तो इसका नाम हमने प्रकृति नूतन वन गौसदन रखा। प्रकृति नूतन गौ सदन। जी। बहुत बढ़िया। तो गौसदन इसलिए कि ये गायों का घर है, बहुत ना कि बढ़िया। ऐसे कही कि जैसे गौशाला नहीं, गौसदन। सही बात है। तो मुख्य उद्देश्य हमारा यही था गौसदन स्थापित करने का कि एक तो लोगों को शुद्ध घी हम उपलब्ध करवा सकें, गायों की सेवा हम कर सकें, प्लस प्राकृतिक खेती के लिए जिन जिन संसाधनों की हमें आवश्यकता होती है जैसे गोबर गैस की स्लरी है, गौमूत्र है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती रहें। और इसके अतिरिक्त हम पंचगव्य औषधियों का निर्माण हम प्रारंभ करना चाह रहे थे। तो इस उद्देश्य से हमने इसकी स्थापना की सन 2018 से। 2018 जी। में। बहुत बढ़िया। देखिए, किसी भी गौशाला के अंदर कार्य तो सब जगह है। देसी गायें आपने वैसे हमने अभी दिखाया भी है और अच्छे से हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले केवल देसी गाय के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, बहुत यंग हैं। कितनी एज है पराग जी अभी आपकी? अभी मैं 30 वर्ष। 30 वर्ष की है। 30 वर्ष की आयु के अंदर जो इनका रहना सहना, जिस ज्ञान को ये प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस भावना को ये अपने अंदर जो है उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम इस वीडियो में ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे। देसी गाय के प्रोजेक्ट हमने बहुत विजिट किए हैं, वहाँ से जो उत्पाद बनते हैं वो भी तकरीबन काफ़ी हद तक हम अलग अलग गौशालाओं को अपने साथ सम्मिलित कर रहे हैं। एक उदाहरण के रूप में बताऊंगा, मैंने अभी अभी जो था 1 मिनट में पूछा, पराग जी ये बताइएगा प्लीज़, गाय के ऊपर ये हाथ जो है ये किस तरीके से, देखिए आप देख सकते हैं गाय के ऊपर ना हाथ लगे हुए हैं। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई, और ऐसे ना 3-4, एक बार पीछे दिखाइएगा ज़रा, वहाँ पे भी गौ माता को हाथ लगा हुआ है, ज़रा वो भी दिखाइएगा ज़रा क्या है। तो ये देख रहे हैं हाथ के निशान जो है गौ माता पे जो लगे हुए हैं, और इधर भी लगे हुए हैं। तो हाँ, ये वाली जगह है, ठीक है, बढ़िया। हाँ जी। तो दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं कि गौ माता के ऊपर हाथ के निशान हैं। अब क्यूरोसिटी होती है जब हम आए, तो ये हमने अपने जीवन में पहली बार देखा है, हमने गौशालाएं विजिट की हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पराग जी, क्या रीज़न है, ये जो हाथ का निशान जो है ये क्या चीज़ है, वो बताइए। हाँ, क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो कुछ किरणें वातावरण में ऐसी रहती हैं जो खासकर गर्भवती, भले ही वो गाय हो या महिला हो जी। मनुष्य में,
तो उनको वो प्रभावित करती है, जी। ठीक है, और कुछ बुरे तरीके से प्रभाव करते हैं। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि थोड़ा बाहर बचना कम ही चाहिए। रहे, और अगर ऐसा भी नहीं हो पाता है तो हमें ये ज़रूरी है कि कम से कम गेरू मिट्टी से हम कहीं ना कहीं, जैसे सींगों पे या पेट पे या कहीं पे, उनको थोड़ा सा लगा दिया जाए। अच्छा, तो अब लगाने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि उन पर सुंदर तरीके से हाथ लगा भी दिया जाए, छाप वो दी सब कुछ जाए। रहे। जी, तो ये जो है, जो ज्ञान आप बता रहे हैं, ये ये कहीं पूर्वजों से ही, मिला है हाँ या जी जी कहीं जी, कोई ये पढ़ाई के अंदर कुछ देखने को हमेशा मिला? से ही करते आए हैं ये तो। हमेशा से घर में होता जी आया जी, है हम शुरू देखते से, आए हैं बचपन बहुत से। शुरू से जी करते आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी सौभाग्य हमारे पास में शायद मिलेगा, पराग जी के पिताजी से आपको ज़रूर मिलवाएंगे। जो एक संस्कार घर के अंदर चलते आते हैं, उसके अंदर जाकर कहीं पर हमारे घर के अंदर से जब इस तरह से नवयुवक निकलते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, वो आपको धीरे धीरे इनोवेशन आज की इस गौशाला में देखने को मिलेगी, जिसका उदाहरण हमने आपको अभी दिया। गौशालाएं हमने बहुत विजिट की हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगातार होते जा रही है। किसी भी केस के अंदर ऐसे गर्भवती महिला को इस प्रकार से सेवा या उस तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश जो है, जो भारतीय परंपरा या संस्कृति में पुराने पूर्वजों की कई चीज़ें हैं, इनका पालन बहुत कम जगहों पे होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो ये कुछ ना कुछ बताती हैं कि प्रोजेक्ट किस तरीके से डिफरेंट होने वाला है, जो हम आगे जाके वीडियो के अंदर और भी जानने का प्रयत्न करेंगे। अब हम आए हैं दूसरे परिसर में। अभी जो था अंदर, आपने गौसदन जैसा भाई साहब ने बताया वो आपने देखा। ये पीछे आप देख पा रहे हैं, जैसे 3-4 साल हो गए हैं तो भाई साहब के पास में अपना नंदी है, आपके पास अपना नंदी है भाई जी साहब। जी जी तो अपने ही नंदी के साथ में जो है, और अब काफ़ी बछड़े हैं जो गौशाला के अंदर देसी गाय के जो है, अब नई जो पीढ़ी है वो आनी शुरू हो गई। किसी भी प्रोजेक्ट में जब हम आपको बताते हैं, कभी विजिट करते हैं, तो ये देखना चाहिए। पहली बात तो जो हमने बताया कि 100% देसी गाय के प्रोजेक्ट के ऊपर कोई व्यक्ति काम कर रहा है क्या। तो एक तो अच्छी बात गौशाला के अंदर ये है कि आपको केवल और केवल देसी गाय मिलेंगी। जब भी कोई व्यक्ति शुरू करता है किसी प्रोजेक्ट को, तो वो गाय अब रातों रात तो नहीं, कहीं ना कहीं से तो लेनी होंगी। अब उसके अंदर जो है प्योर ब्रीड हमारे पास गौशाला की देसी गाय की आए या ना आए, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी गौशाला को जब हम विज़िट करें, वहाँ पर एक नंदी कम से कम हो। तो भाई साहब, ये पराग जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप गौ माता को यहाँ लेकर आए थे 4-5 साल पहले, जी। कितनी गायें से आपने शुरुआत करी थी, और जो नंदी का कॉन्सेप्ट था या ये था, तो इसके पीछे क्या अभी आपकी सोच है कि भाई किस तरीके से हमें इसको मतलब आगे बढ़ाना है, या जो जीन का जो बात होती है कि देसी गाय के जीन्स और बढ़ते जाएं, इसके ऊपर आपने अभी तक कुछ सोचा हो तो वो प्लीज़ जी। बताएं। सबसे पहली गाय आज से 10 साल पहले हमने द्वारका में, हमारे मतलब हमारा सौभाग्य हुआ था उनको लाने का। जी भवला नाम से थी। जी। फिर इंजीनियरिंग के दौरान हम उनकी सेवा करते थे, उन्हीं से मैं बहुत कुछ सीखा हम्म। कि कैसे सेवा करते हैं, तो क्या तब है। आपकी उम्र केवल 20 वर्ष थी? जी, 21-22 के 20, आसपास। 21, 22 जी। ठीक है जी। तो फिर वहाँ से करते करते जब हमने गौशाला की स्थापना की, तो पहले हम सबसे पहले 9 गाय लेकर आए थे, अच्छा जी। साहिवाल और थारपारकर नस्ल गौशाला की की। स्थापना यहीं करी थी ये आपने? गौशाला की स्थापना तो यहीं हुई थी। द्वारका में जो आपका घर था, वहाँ पे आस में केवल एक एक गाय रख जगह के लेके आपने हम सेवा नहीं करके गए जी, देखा था कि सीखा कैसे सब कैसे गौपालन क्या करना करते हैं। चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया। इस विषय में मेरी माँ ने मुझे बहुत बहुत कुछ सिखाया कि जी कैसे क्या करते हैं सब क्या जी। करते हैं। फिर 9 गायों से हमने ये गौशाला की स्थापना की। अब ब्रीडिंग पे हम यही ध्यान रखते हैं कि अच्छे नंदी हम रखें। जैसे साहिवाल का भी हमारे पास करनाल के फार्म का एक अच्छा बुल है, ओके ठीक है, और थारपारकर का भी सूरतगढ़ के फार्म का एक बुल है। ओके। तो हम यही प्रयास करते हैं कि प्राकृतिक गर्भाधान हो और अच्छे नस्ल के नंदी से हो, ताकि हमें बच्चे और अच्छी नस्ल के मिले, अच्छे दुधारू बच्चे मिले, बिल्कुल। जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो। आजकल ओके। रोग प्रतिरोधक क्षमता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी हो गया नेचुरल में। जी तो ये आपने समझा होगा भाई, दूध तो दूध है, चाहे मतलब कई लोग कहते हैं कि दूध तो दूध है, जर्सी का हो, भैंस का हो, देसी गाय का, सबका हो। और कई बार हम सोचते हैं भाई देसी गाय है, कैसे पहचान करनी चाहिए। वैसे मैक्सिमम वीडियो में हमने बताया है कि जो गाय की पीठ के ऊपर जो कुंबड़ होता है, उससे पहचान होती है। नंदी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इनसे भी ज़्यादा प्रोमिनेंट और आगे आने वाली जनरेशन के अंदर अपने को मिलेंगे, जब जीन्स और ज़्यादा बढ़िया होने लग जाएंगे हमारे पास में। जी लेकिन जो सबसे बड़ी शुरुआत है कि भाई शुरुआत के अंदर इस चीज़ पे ध्यान रखा जा रहा है कि हमारी जो अपनी जो प्रजाति है, जो देसी गाय की जो एग्जैक्ट प्रजाति है, वो अच्छे नंदी से जो आगे आएंगी। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 8-9 साल का समय लग जाता है, जब आपका पूरा गोवंश जो है वो पूरा देसी जीन्स के साथ में जो है वो पूरा आने लग जाए। और कल को जो है जो कहते हैं जितना अच्छा बीज जो होगा, जितना वो अच्छा माना जाएगा, उतना ही अच्छा जो है कल को फल और पेड़ भी रहता है। तो ये संतति उस हिसाब से रहती है। तो ये आप देख सकते हैं कि पीछे, और जो हमने पीछे की भी आपको गौशाला दिखाई है, वहाँ तो हमने देखी है राजस्थान की इतने बड़े बड़े सींग के साथ में देसी गाय हैं। जी वो भी बिल्कुल। आप राजस्थान से लेकर आए हैं? आप जी, जो कौन से? हमारे बंजारे भाई लोग हैं, उनसे उनसे बड़े आग्रह करके उन्होंने हमें उन्होंने 2 दी थी। बच्चियाँ दी थी कंकरेज नस्ल की, जी 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 जी। तो उनसे हम लेके आए। बहुत बढ़िया। तो ये एक मेजर चीज़ है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। इसके बाद में आपने यहाँ पीछे जो था ये बायोगैस प्लांट वगैरह कुछ जी बनाया हुआ है, जी प्लीज़ जी। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्या चीज़ है, इसके पीछे क्या मोटिव है और किस लेवल पे ये चल रहा है?
ये 40 घन मीटर का हमारा बायोगैस प्लांट है। अच्छा जी। तो हमारे पास लगभग 35-40 के आसपास गौवंश है। ओके। तो उनका जो जितना गोबर होता है हमारी पूजन सामग्री बनाने के बाद जो बचता है, जी तो जी वो जी। हम इसमें उपयोग करते हैं। ओके। तो इससे हमें इतनी भरपूर मात्रा में गैस मिल जाती है कि हमने जब से ये इसको बनाया है तब से हमें कभी गैस सिलेंडर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ज़रूरत नहीं तो पड़ती। हमारे फार्मेसी के जितनी औषधियाँ बननी होती है, गायों का दलिया बनना होता है, या जितने भी दैनिक कार्य होते हैं वो इस बायोगैस से हमारे अच्छे चल रहे हैं एक बार मैं सुचारू रूप निवेदन से। करूँगा ज़रा जी कैमरे में बिल्कुल भी दिखाएं बिल्कुल। ज़रा किस तरीके से जो है गोबर जो है वो, क्योंकि बिल्कुल। बायोगैस प्लांट जो है किसी में, ये मैं आप सभी को बताना इसमें चाहूँगा, आसान कार्य नहीं होता इसको जी जी ऑपरेट करना, इससे आने वाली गैस को लेकर जो है यूसेज के अंदर लगाना। जी कितनी गौशालाएं हैं देश में जो कार्य कर रही है, लेकिन हर कोई बायोगैस प्लांट बना नहीं नहीं कर पा पाते, रहा। एक क्योंकि बार प्लीज़ दिखाइएगा ज़रा आगे इसके आके। फेल होने के कई कारण होते हैं अगर हम ध्यान ना रखें तो। हाँ जी। सबसे पहले तो ये हमारा केवाईसी मॉडल है जी। जो होता है, तो इसमें सारे सीमेंट का कंस्ट्रक्शन है। ओके। ये मेन डोम है, जी। गैस चैम्बर, ओके। वो हमारा इनलेट है, जी। वहाँ से हम गोबर फीड वहाँ करते से हैं। गोबर फीड करेंगे हम। जी। ठीक है जी। तो वो गोबर इस डोम में आता है जो मिट्टी से पूरा ये ये हमने पूरा ढक हमने ढक रखा रखा है। ढक रखा है खूब ठीक है, अच्छे से। बढ़िया और है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये गैस की पाइपलाइन निकल रही पाइपलाइन है। ऊपर निकाल रखी है। ठीक जी। है। तो यहाँ से हमारी गैस पूरे हमारे गौसदन में इसकी पूरी जैसे तो वो अंदर से ही फिटिंग हो रखी है पूरी? पूरी गौसदन में अलग अलग हमने पॉइंट्स दे रखे हैं। ओके। हाँ, जैसे प्रॉपर आईजीएल की आप देखते हैं घरों तो में, वैसे ही वैसे इसमें ही गैस इसका का हमने, उत्पादन हाँ और हाँ, सीधा वो निकलता मतलब है। हमें कोई झंझट नहीं है। हमें हम बस जहाँ भी हमें गैस चाहिए होती है वहाँ का हम स्विच ऑन कर देते हैं और वहाँ से हमें गैस मिलने लग जाती है। अच्छा, परफेक्ट सर्दियों है। के लिए हमने पूरे अपने शेड में बायोगैस के वो लैंप्स लगाए हुए हैं ताकि गर्मी बनी रहे। बढ़िया। तो उससे हमारी गायों को अच्छा भी रहता है, गर्मी रहती है। और ये जो हमने आउटलेट है ये क्या है? चैम्बर, ये आउटलेट चैम्बर है। जब इसमें गैस का प्रेशर अच्छा हो जाता है जी। तो यहाँ से गोबर एग्जिट करता है। ओके ओके तो ये ओके। पूरी स्लरी है जी। और एकदम ये पानी जैसी हो जाती है। इसमें जो गोबर का अंश होता है सब एकदम घुल जाता है। जी 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 जी। ओके। तो ये फिर हमारे खेती के उपयोग में आता है। अच्छा, जो इसकी हाँ। इसमें जो स्लरी है जी जी जी, बेसिकली स्लरी। ये तो खेती में डल जी सकती जी है। जी, तो ओके। इसमें से जो एक्सेस स्लरी होती है वो हमारे जो वहाँ पे बाहर कनेक्ट वाला हो जाती है, चैम्बर है, वो आप देख सकते हैं हाँ, वहाँ पे एक्स्ट्रा है, वहाँ से आप निकाल लेते वहाँ हैं। से हम निकाल लेते हैं। स्लरी को निकाल कर यूज़ कर लेते हैं। हम अभी बुग्गी से ही भर भर के हम स्लरी अपने खेत में, जो हम यहाँ से लगभग 800-900 मीटर दूर है, ओके। वो हम ले जाके वहाँ से पानी के साथ इसको लगाया जाता है। बढ़िया। तो देखिए ये एक जो चीज़ हमने आपको बताई थी कि एक जो प्रोजेक्ट में हमें डिफरेंट चीज़ लगी, इनोवेशन के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के अंदर प्रयोग करने के ऊपर बहुत अच्छा काम किया गया है। वेशभूषा से भी आप जान गए होंगे। जो हमारा कैमरा इस वक्त होल्ड कर रहे हैं प्रांजल जी है, और मैं आपको मिलवा नहीं पा रहा, अभी बाद में हम कोशिश करेंगे, मिलवाएंगे। दो मित्र हैं। अब एक चीज़ जो है जो हमें थोड़ी सी नोटिस, शायद आप भी कर पा रहे हो, जो हमने अच्छी नोटिस करी है वो ये है, इस वक्त आप ये सोचिए समाज के अंदर 20 साल का युवक जो अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसको क्या सपने दिखाए जा रहे हैं? गाड़ी लो, बंगला लो, आगे जाओ, पढ़ाई करो। आपने एनवायरनमेंट साइंस में की जी थी अपनी जी ग्रेजुएशन, जी। और जो प्रंजल जी है उन्होंने तो बीटेक की हुई है, अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। यहाँ से एक भावना जो है वो अपने परिवार के संस्कारों से आती है। आपके पिताजी, आपकी माताजी ने, जब आपने ये इच्छा जाहिर की कि मैं कॉर्पोरेट जॉब करके कुछ इस तरह का नहीं करना, मैं कुछ अपना छोटा काम करना चाहता हूँ, गौ माता के साथ समय बिताना चाहता हूँ और इस तरह की रिसर्च करना चाहता हूँ चीज़ें। मैं जब अभी ऊपर इनके उत्पाद देख रहा था, एक ऐसा उत्पाद इन्होंने बनाया है जो इस वक्त देश के अंदर शायद ही कोई, बहुत कम गौशालाएँ हैं। मेरे ध्यान में जो इससे पहले गौशाला थी उसका मैंने वर्णन किया, मैंने कहा भाई साहब ये तो उत्पाद बनाने के अंदर जो है अच्छा खासा पुराना ज्ञान चाहिए। आप नाड़ी देखने का कार्य कर रहे हैं, इन्होंने नाड़ी देख के जो है मेरे अंदर के अंदर कुछ वो जो है अभी उसको अभी पूरा हम देख नहीं पाए, विकार जो है इन्होंने एक बताया। तो मैंने कहा भाई वो विकार को दोबारा हमें चेक करना पड़ेगा। इन्होंने कहा नहीं, अभी आपने सुबह कुछ ना कुछ खाया पिया हुआ है, तो 12 घंटे के बाद में एग्जैक्ट चेक करेंगे कि वो थोड़ा बहुत अगर विकार है तो उसको भी हम करें। तो नाड़ी वैद्य हमारे देश के अंदर कितने पहले रहते थे, वो साइंस हम खो चुके हैं। उसको साइंस को वापस कैसे लाया जाएगा? कोई इंस्टीट्यूट तो अभी हमें पढ़ाने वाला, बच्चों को मार्गदर्शन करने वाला है नहीं। कुछ नवयुवक जो एंटरप्रेन्योर्स, जिनको सही मायनों में, जिसको देश की ज़रूरत है, जो नए नवयुवकों को जिस दिशा में जाने की, उनके लिए आदर्श कहीं ना कहीं पराग जी और प्रांजल जी जो है बन रहे हैं। प्रांजल जी से अभी आपका साक्षात्कार करवाएंगे, वो अभी कैमरे में हैं तो हम घूमेंगे और फिर आपको मिलवाएंगे उनसे। तो ये एक चीज़ आती है जो हमारे सबके लिए आदर्श की बात है कि 20-22 साल का युवक जिसको सपना इस वक्त केवल शादी करने का, गाड़ी बंगला ये सब कुछ करने का बताया जा रहा है, वो युवक धोती पहनकर, आप आसपास एक बार और दिखाइएगा ज़रा प्रांजल जी, एक बार ज़रा गौशाला एक बार और थोड़ा सा ये दिखाइए, प्रीमाइसेस जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। देखिए अलग अलग तरीके के पेड़ और अलग अलग तरीके की जड़ी बूटियाँ लगाई गई है। क्या क्या पराग जी अभी हमने लगा लिया है, खुद आपने लगाया और अभी जिसमें यहाँ हम प्रोडक्शन हुई है? ब्राह्मी,
लगानी शुरू कर दी मोरंगी, हमने यहाँ? जी अच्छा, जी, मोरिंगा। मोरिंगा लगनी बाकी शुरू हम कर अपने लिए घर लायक सब्जी वब्जी भी करते हैं, बाकी ओके। और फल वृक्ष भी लगाए हैं अभी। जी 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 जी। जी तो ये तो अभी जो आपको ऊपर दिख पा रहे हैं वो सारे नीम के वृक्ष हैं, जी जो ये नीम ऊपर के की वृक्ष तरफ है, आप जी सारे जी देख जी। पा रहे हैं। और अभी भाई साहब ने हमें दिखाई, अभी इनके फार्म में से निकली हुई पूरी मूली जो है वो बाहर ही निकली हुई है, वो भी हम आपको करवाएंगे दर्शन। तो गौ माता के साथ में समय बिताने का, 4 साल पहले ये प्रोजेक्ट करने का, ये मैं ये कहता हूँ कि सबसे जटिल कार्यों में से एक है। गौशाला को कोई व्यक्ति या गौ सदन, जैसा भाई साहब ने बताया, सबसे जटिल कार्यों में से एक होता है। और गौवंश, अभी टोटल गौवंश कितना है भाई साहब हमारे पास? अभी 35-40 है। 35-40 का गौवंश है। एक व्यक्ति आशीर्वाद रहा तो उसके साथ में ये करने में कामयाब हुए हैं। ये हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का सोर्स है कि जो अब आगे बढ़ने का जीवन है वो केवल और केवल सॉफ्टवेयर्स बनाने का और आधुनिक समाज के अंदर ही जुड़ाव करने का नहीं है। कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को भी संजोकर कुछ ऐसी चीज़ों के वापस नवनिर्माण करने का दायित्व हम लोगों के पास में, यंगस्टर्स के पास में है, जिसकी तरफ हमें सोचना चाहिए। अगर ऐसे कोई भी यंगस्टर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं जिनकी रुचि है इस तरह से कि सीधा धरातल से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, जो पहले कभी हमारी रिसर्च रहती थी, अपने अध्यात्म को समझते थे, अपने देश को समझते थे, अपनी संस्कृति को समझते थे, उसके साथ में कुछ अच्छा कार्य करने की कोशिश करते थे, वो लोग पराग जी से संपर्क करने की ज़रूर कोशिश करें। और शायद मिलकर हम अगर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो जो हमने सपना देखा भारत विश्व गुरु बनेगा, उसकी तरफ आगे बढ़ने में अपने को मदद मिलेगी। अब हम आपको दिखाते हैं उन उत्पादों के बारे में, अब हम जानने की कोशिश करेंगे जो पराग जी ने बनाए हैं, जिससे आपको इनकी मेहनत का पता चलेगा, इनके ज्ञान का पता चलेगा, किस लेवल पर ये सोच रहे हैं और क्या चीज़ें अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इतने में जब हम सोच रहे थे कि आपको उत्पादों की तरफ लेकर चलें, सौभाग्य हमारा 3 महाशक्तियों से हम आपको मिलवाएंगे। पहले गौ माता के दर्शन कराएं। ये देखिए, ये है अच्छी देसी गौ माता, जो सींग आप देख पा रहे हैं। और ये पराग जी थे जो बता रहे थे कि जो राजस्थान के अंदर जो अलग जो हैं चरवाए हैं, उनसे अगर हम लेते हैं तो इस तरह का गोवंश जो है वो करा जा रहा है एकत्रित। और अगले 8-9 सालों में जब ये हमारे यहाँ के देसी नंदी से जब ब्रीडिंग होगी तो जो नस्लें आएंगी देसी गौवंश की वो बेहतरीन होंगी। और इनके साथ में दूसरे जो हमारे बीच में जिनका हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, आप हैं पराग जी के पिताजी श्री वेद प्रकाश शर्मा जी। और बहुत बहुत स्वागत बाबू जी आपका। धन्यवाद सर। और सुबह से हमारे बीच में काफ़ी बातचीत हुई आधे एक घंटे की। और एक चीज़ है जो सराहनीय है, जो हमें जाननी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए, वो ये कि 20 साल के युवक जब कोई अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं तो कितने माता पिता होंगे जो उनको ये प्रोत्साहन करेंगे कि ठीक है, आप जाके 5 या 10 गौवंश के साथ में आप जाके अपने मन की बात करिए, और राष्ट्र सेवा या समाज सेवा का अगर ये कार्य आप इसमें रुचि रखते हैं तो उस तरीके से जाके आके बढ़िए। किताबी बातें ज़रूर लगती हैं, बहुत जिगर चाहिए ऐसे माता पिता में जो उनको कहें कि शहर से बाहर जाओ। आपका ग्रेटर नोएडा में है सर हाँ अभी जी। जो निवास है, वो शहर के अंदर रहते हैं, बच्चे को गाँव में भेजा कि भैया गाँव में जाके आप अपनी गौशाला बनाओ। और गांव में गौशाला है जहाँ पे मार्केट नहीं है उसके उत्पादन के बेचने की। तो सोचिए कितनी मेहनत और कितनी तपस्या है आपके स्तर पे और पराग जी के स्तर पे जो इनके माध्यम से की जा रही है। तो बहुत बहुत स्वागत आज के एपिसोड में सर आपका। धन्यवाद सिंह जी। और जो सुबह से वैसे तो मैं खुद ही हैरान हूँ जिस तरह की आपने जो बनाई है, जिस तरह की आपकी सोच है। थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि माता पिता से ही बच्चों तक संस्कार जाते हैं, तो ये जो गौ माता के प्रति जो ये गौशाला का है, ये सोच किस तरह से आई और कैसे आपने आगे पराग जी को प्रेरित किया कि आप आगे इस काम को आगे बढ़ाएं? मेरा पुत्र पराग जब बीटेक कर रहा था जी। तो गायों से विशेष लगाव हो गया उसको। अच्छा, वैसे स्वाभाविक रूप से? स्वाभाविक रूप से जी। नेचुरल जी ये जी। संस्कार माने जा सकते हैं। सही बात। क्योंकि हमारा शुरू से ही खेती का प्रावधान रहा है, खेती से ही हम लोग बड़े हुए हैं, खेती बाड़ी में ही, खेती बाड़ी में ही, गायों में भी बड़े हुए हैं हम लोग। जी जी जी। तो वही संस्कार मेरे बेटे में आए। जी जी। तो यहाँ भी देखता था गायों को, गाड़ी रोक के गायों को देखना, उसको हाथ फिराना, ये रहा। फिर 2013 में उसने ये गाय खरीद ली। द्वारका में, दिल्ली में रहते थे हम लोग जी। तो उसकी सेवा की। तो उन्हीं के आग्रह पे खरीदी गई थी? हाँ, उनके आग्रह पे ही। जी जी जी। तो मैं गुड़गांव से एक गाय लाया, तो हमारे यहाँ 5 साल रही वो यहाँ, और अभी गौशाला में है वो सौभाग्य से। और उस गाय से उसको बहुत सीखने को मिला। उसके बाद उसने 2017 में ये गौशाला स्थापित की। सही। तो स्थापित करने से पहले सोचने लगे कि कहाँ की जाए। मैंने कि हमारा पैतृक स्थान है, तो पैतृक स्थान से बेहतर क्या होगा। सही बात। तो यहाँ जगह पड़ी हुई थी हमारे लिए जी। तो हमने इसको बनाया और सौभाग्य से आज ये हम लोग
आगे प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ रही है। और जैसे बताया, माता पिता का आशीर्वाद ऐसे कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुझे याद है 5 साल पहले जब मैं ऑर्गेनिक में स्टार्टअप करना चाह रहा था, तो हमने अपने परिवार से डिस्कशन करी थी कि हम इस तरह से गायें लेकर आएंगे और कुछ गौ पालन से जुड़ी हुई कार्य करेंगे। मैं आपको बता दूं, कहना आसान है एक गाय को रखना, लेकिन जब गाय के भोजन की व्यवस्था करेंगे, हर रोज़ गोबर की सफाई करेंगे, जगहों की सफाई करेंगे, 4 दिन में हाथ जोड़ देंगे। इतनी मेहनत का काम है। जो व्यक्ति गौ भक्त नहीं है, जो अनन्य भक्ति गौ माता के प्रति नहीं रखता, वो व्यक्ति बिना कमर्शियलिज्म के इस काम को हाथ नहीं लगाएगा। हमारी जितनी भी माताएं, दादी, नानी थीं, जो आज से 40 साल पहले अपने घर में, हर घर में एक गाय होती थी, वो इसलिए गाय को नहीं रखती थी कि वो हमें दूध देती थी, वो इसलिए रखती थी क्योंकि संस्कारों में था कि गौ माता है तो आपके घर में समृद्धि है, गौ माता नहीं है तो समृद्धि नहीं है। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ जी? बिल्कुल सही, सही बोला है। तो ये जो एक भाव है, इसीलिए मैंने आपको गौशाला की जब हमने शुरू करी थी वीडियो, तब हमने बताया था। अब हम उस जगहों पे, वैसी जगहों पे हम जाना चाह रहे हैं जहाँ पे इन संस्कारों की, जो भावनाओं की हैं, वहाँ कदर हो सके। बिकॉज़ यहाँ से जो चीज़ें निकल कर हमारे बच्चों तक पहुँचेंगी, उनकी आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि अब उनमें केवल शुद्धता नहीं है, उनमें भावनाओं की प्रकाष्ठा है। जब भावना इतनी अच्छी हो जाएगी, जो जन कल्याण के लिए, जन साधारण के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनानी है, तो फिर उसके नाम आप मिरेकल और मैजिक जितने अंग्रेज़ी रखते हैं, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी। हमारे साथ में सर प्रांजल जी हैं। प्रांजल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अब प्रांजल जी के बारे में आगे हमें और अच्छा लगा। देखिए, पराग जी का एक विषय था, जैसा बाबूजी ने बताया कि पराग जी को गायों के साथ में लगाव था। अंदर की ऊर्जा इतनी अच्छी हो जाना, इतनी सकारात्मक हो जाना, इतनी पॉजिटिव हो जाना कि जो हमारे आसपास के मित्रगण हैं, उनको प्रभावित करके उस क्षेत्र के प्रति जो है वो लेकर आए। प्रांजल जी, आपने भी बीटेक किया हुआ है? पहले मैं बीटेक में था, उसके बाद फिर मैंने अपना स्ट्रीम चेंज करके नॉर्मल ग्रेजुएशन किया जी। उसके बाद उस समय मैं योगा अभ्यास काफ़ी करता था जी। तो फिर मेरा उस पर इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से फिर मैंने पीजी डिप्लोमा इन योगा साइंस किया। फिर मैं काफ़ी समय योगा सिखाता रहा लोगों को, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया उस समय पर, इसके साथ पराग के साथ थोड़ा मेरा कॉन्टैक्ट रहा मैं हमेशा से, कि जैसे हम गाय के आसपास रहते हैं तो हमें उससे पॉजिटिविटी मिलती है, और जो हमारा योग है वो सहज ही सिद्ध होता है। सही बात। तो इस वजह से फिर मैं भी इसके कहने पर, और खुद मेरे मन में भी था कि एक गाय मैं रखूं अपने पास, तो मैंने भी गाय रखी द्वारका में, और मुझे बहुत उससे बहुत बेनिफिट हुआ, जिसकी वजह से योग में ही मुझे बहुत लाभ मिला उसमें। बहुत मतलब उससे पॉजिटिविटी भी आती है और अच्छे भाव मन में उत्पन्न होते हैं, नहीं तो नहीं हो पाते हैं, जितना कोशिश कर लो नहीं हो पाते हैं। सही बात है। वो अगर होते भी हैं तो टिक नहीं पाते हैं। सही बात है। लेकिन अगर गौ माता का आशीर्वाद होता है तो फिर सहज रूप से वो चीज़ें हो पाती हैं। हो पाती है। तो जब मैंने ये सब किया, और साथ में थोड़ा आयुर्वेद का भी मुझे इंटरेस्ट था, थोड़ा बहुत मुझे इसने ही बताया पराग ने कि अलग अलग औषधियों के क्या लाभ हैं। योग, आयुर्वेद और गौ सेवा, ये तीनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोगों को करनी चाहिए, और इससे लाभ कि कोई का मूल्य नहीं है, मतलब कोई वैल्यू नहीं, हम कुछ आंक नहीं सकते कि कितनी वैल्यू है इसकी। और बस ये कहना चाहूँगा। और गौ सेवा सभी को करनी चाहिए, जिससे उनके जो क्लेश हैं वो ख़त्म होते हैं, मन में जो होते हैं, और आसपास कई लोगों के घर के अंदर भी क्लेश होते हैं, वो भी ख़त्म होते हैं। बस ये कहना ये चाहूँगा। चीज़ है। बहुत सुंदर बात बताई, और फिर दोबारा सीखने की चीज़ है हम सब के लिए। आज आपके कोई भी इंस्ट्रक्टर आपके आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, और योग जो है वो आप ऑनलाइन जो है सिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ से, प्रांजल जी जो हैं। अब आप एक चीज़ सोच कर देखिए कि जब हम योग की बात करते हैं, योगा क्लासेस की बात करते हैं, कोई इंस्ट्रक्टर अगर हमारे पास में आएगा तो वो क्या करेगा? वो किसकी बात करेगा? योगासन की। आसन क्या होते हैं, किस तरह करना चाहिए, शरीर को योगा कैसे ठीक रख सकता है, इसकी बात करेगा। प्रांजल जी ने अभी जो बात करी है वो योग की नहीं, वो सिद्ध योग की बात करी है कि कोई भी अगर हम कार्य करते हैं उसके अंदर उसको सिद्ध करना पड़ता है, तभी हम जो एक जनरल नॉलेज है उससे ऊपर जाकर उसके अंदर किसी अलग तरीके से योगदान करके जन साधारण में, समाज कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब इनके एक पॉइंट ऑफ व्यू को जो हमें सीखना और समझना चाहिए, योगा तो ये वहाँ से भी करवा सकते हैं। अगर ग्रेटर नोएडा में बैठे, आपका निवास कहाँ है भाई साहब? द्वारका में है। अगर द्वारका से ऑनलाइन क्लासेस करेंगे और ऑफलाइन करेंगे तो सुबह से शाम तक कितना बढ़िया कार्य हो सकता है। अगर योग सिखाना ही केवल है, योग को सिद्ध करने के लिए ये द्वारका से और वहाँ ग्रेटर नोएडा से बुलंदशहर में आ रहे हैं। बुलंदशहर के आसपास कोई योगा नहीं सीखना चाह रहा, वहाँ पहले ही सहज योग जो है वो सब पहले ही गाँव के अंदर जो है अच्छे से रहता है। योग की ज़रूरत तो वहाँ है सिखाने, यहाँ पर ये अपने योग को सिद्ध करने आ रहे हैं, जिसमें इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि गौ माता के सानिध्य में ही उसको सिद्ध करने की जो है उपलब्धि वो हासिल हो सकती है।
ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है जिस पे हम सबको गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि आज के यंगस्टर्स इस जगह पर जाकर सोच रहे हैं। जो कल का हमारा भविष्य का भारत है उसके निर्माण में ये एक सोच है जो अहम भूमिका निभाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो हम इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि जो संस्कार और जो मार्गदर्शन है वो आपके माध्यम से प्राप्त हुए हैं, और जाहिर सी बात है जो चीज़ें अब उपलब्धि के रूप में आएंगी, अलग ज्ञान के रूप में आएंगी, वो बिल्कुल अलग और विलक्षण होने वाली हैं। लेकिन जो पहले प्रोत्साहन एक घर से जो मिल जाता है उसके अंदर एक बहुत कम आयु में इतना अच्छा बेहतरीन कार्य दोनों ही प्रांजल जी और पराग जी कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। अब हम आए हैं कार्यशाला है जहाँ पर अलग अलग जो भी उत्पादन है प्रोडक्ट्स का वो करने का प्रयत्न जो है पराग जी करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इन्होंने जो दिखाई है ये है घी निकालने की जो हमारे पास में मशीन है। तो वो थोड़ा सा पराग जी बताइए प्लीज़ कि क्या इसमें चीज़ की गई है और किन चीज़ों का ध्यान रखने की कोशिश की गई है। घी निकालना सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसलिए है क्योंकि उसे हमें वैदिक पद्धति से करना है। जी जैसे हमारी पहले माताएं अम्माएं करती थी, जी। उसको दूध को जमा के आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ये, हाँ ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। लोहे की कढ़ाई लोहे में। की कढ़ाई है, तो घी में अगर दूध जो गर्म किया जा रहा है वो लोहे की कढ़ाई में पहले गर्म होगा। तो ये देखिए जो दूध गर्म करना और घी गर्म करना उसमें पहले ही आयरन, ये तो अभी मॉडर्न केवल वैज्ञानिक जो है वो केवल इतना बताते हैं कि इसमें आयरन जो है प्रचुर मात्रा में दूध में आ जाता है, और जो पुराने लोगों ने बताया उसके अंदर ना जाने कितने ऐसे और गुण हैं जो दूध के अंदर पहुंचते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। प्रोजेक्ट्स के अंदर नॉर्मली जो है स्टील के बर्तनों में दूध को गर्म कर दिया जाए, लेकिन जो गर्म करने के पात्र हैं जिनके साथ में दूध संपर्क में रहने वाला है लंबे समय तक, वो कहा जाता है कि या तो आपका मिट्टी का होना चाहिए या फिर आपका लोहे का होना चाहिए, और लोहे का है तो और भी ज़्यादा अच्छा। सही कह रहे हो वैसे? जी बिल्कुल जी तो वो भी आप देख सकते हैं हम बायोगैस पे ही करते हैं और इससे पहले हम कंडों पे करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर दूध गर्म करने के बाद हम इसको दही जमाई जाती है और दही जमाने के बाद हम इसको बिलौना करते हैं इसका। जी तो बिलौना करने के लिए अब क्योंकि हाथ से इतना दही को करना संभव नहीं होता, मुश्किल है। इसलिए फिर हमने ये इस मशीन का उपयोग हम करते हैं। जी तो इसमें लकड़ी की ही मतनी है, जैसे वो लकड़ी जी पहले हुआ करती थी। जी 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 और ये पूरा ऑटोमेटेड है इसमें। जी। ये इसकी आईसी है, इसमें हम स्पीड भी निर्धारित कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ रोटेट होती है। पहले एक तरफ रोटेट होगी मथनी और फिर दूसरी तरफ होगी, जो एग्जैक्ट टर्निंग का प्रोसीजर बताया जाता है। ये बिलोना पद्धति जो है वो इस प्रकार से होती है जिसमें एक तरफ पहले चर्न हुआ, ऊपर से एक बार मथनी को दिखाइएगा थोड़ा अंदर, एक तरफ पहले चलती है और फिर दूसरी तरफ की तरफ घूमती है। ये देखिए दोबारा। तो ये जो मथने का तरीका है ये मंथन कहा जाता है, जिसको मथने के बाद में जो है जो असली घी है उसका उत्पादन होता है। ये मेजर चीज़ है। बहुत बढ़िया है साहब। तो ये जब घी जब इस तरीके से मथ मथ के निकलता है वो शुद्ध घृत बनता है जो हमारे घरों तक पहुंचता है, जिसको वैदिक बिलोना पद्धति है। किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम विजिट करते हैं, इसको बंद कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम विजिट करते हैं तो 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं। गाय क्या केवल देसी नस्ल की ही है उस गौशाला के अंदर। दूसरी बात है जब दूध आया तो दूध को गर्म करने के लिए क्या पात्र में कुछ सावधानी रखने की कोशिश की गई, हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी रखना चाहिए। जैसे भाई साहब ने बताया लोहे के बर्तन है तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद में जो मथने की प्रक्रिया है वो लकड़ी के मथने से जो है और दोनों तरफ रोटेट होते हुए अगर मथ दी जाती है तो ऐसा घी बहुत बढ़िया माना जाता है। इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ घी बन जाएगा अगर भावनाओं का जो हमने बात करी है, जो संस्कारों की बात करी है, उसको अगर हम साथ में लगाएंगे तो। ये भाई साहब क्या चीज़ है ये बताइए प्लीज़। ये हमारे गौमूत्र अर्क निकालने के लिए हमने छोटा सा अपैरेटस बनाया है। ये आपने खुद बनाया? जी जी जी। ये तो कैसे, ये बनाया कैसे है apparatus? ये थोड़ा सा बताइए। स्टील का इसमें हमने सारा उपयोग किया है। 415 FE है जी। और ये हमने एक अपने डिज़ाइन देखे वर्कशॉप से बनवाया। ओके। तो इसमें गौमूत्र डाला जाता है। पहले गौमूत्र इकट्ठा करते नीचे सुबह मटके 3 में। बजे गौमूत्र इकट्ठा किया जाता है। तो ऐसा कोई विशेष कारण 3-4 बजे? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो गौमूत्र एकत्रित होना उसको ही इस्तेमाल करते हैं। और तो क्या दूध निकालने का भी कोई समय रखा हुआ है आपने कि किस समय पे दूध निकालते हैं? दोनों वेलाओं में निकले संध्या समय में, तो उससे अच्छा तो और कुछ नहीं है। तो प्रयास तो वही होता है कि संध्या के समय ही दूध निकाला जाए। ओके। और गौमूत्र का भी यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के आसपास जितनी जल्दी निकले। हाँ, बहुत तो उसको हम सीधे बाल्टियों में इकट्ठा करते हैं, गिरने नहीं देते। बहुत बढ़िया। तो ऐसे गौमूत्र को, और प्लस उसमें ये देखा जाता है कि गाय निरोगी है और गर्भवती ना हो। ठीक है, बछिया का सर्वश्रेष्ठ है तो उसके ज़्यादा हम प्रयास करते हैं कि उसका लिया जाए। बछिया का अगर गौमूत्र इकट्ठा हो जाए बहुत बढ़िया। सही। तो वो सब करने के बाद 8 बार छानने के बाद सूती कपड़े से फिर इसे अर्क की मशीन में हम गौमूत्र को डाला जाता है। फिर बायोगैस के ईंधन से ही इसको गर्म किया जाता है, वाष्पित किया जाता है। फिर वाष्पीकरण से फिर इस ठंडे पानी के द्वारा, तो उसके लिए हमने इसमें एक मोटर का सेटअप किया हुआ है। तो वो पानी, ठंडा पानी सर्कुलेट होता रहता है, तो उससे हमारे पानी की भी बचत होती है।
फिर वो जो वाष्पित गौमूत्र है वो बूंद बूंद करके हम उसको एक कांच के पात्र में इकट्ठा करते हैं। और वो गौमूत्र अर्घ के रूप में जो है वो सभी जी, बंधुओं सबको तक पहुंचाया मिलता जाता है। है। अब आप देखिए, कई बार आपके मन में ये सवाल आता होगा कि भैया गौमूत्र जो डायरेक्ट गाय हमें दे रही है, तो गौमूत्र अर्क बनाने की क्या विशेषता है, क्या उसका रीज़न क्या है? पहले ये समझिए, जैसे भाई साहब ने बताया, इसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमने गौमूत्र को इकट्ठा किया है। ये जो पूरा अपरेटस है जो इन्होंने खुद वर्कशॉप से बनाया है, ये एक इनोवेशन के अंदर आता है। यहाँ से इसको गर्म करेंगे, इसकी भाप जो है ऊपर जाएगी और वहाँ जाकर कंडेंस होकर बूंद बूंद होकर अर्क के अंदर इकट्ठी होगी। अर्क बनाने की विशेषता क्या है? खाली गौमूत्र जो है अच्छा माना जाए। अगर आप गौमूत्र ऐसे उसका पान करना चाह रहे हैं तो आपको ताज़ा ही लेना चाहिए, उसी वक्त फ्रेश ही जी चाहिए। जी 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 जैसे सुबह सुबह यहाँ लोग भी आते हैं लेने के लिए, मेरे पिताजी खुद लेते हैं जी जी सुबह गौमूत्र ताज़ा। ठीक तो ताज़ा गौमूत्र ही पीने योग्य होता है, ये नहीं कि आपने आज लिया और उसको आप कल परसों पी रहे हैं, तो खराब हो जाएगा। नहीं, उसको वो नहीं करना चाहिए उसके ठीक साथ। है। पर अब ऐसा भी है, कई रोग विशेषों में हमें गौमूत्र लंबे समय तक लेना पड़ता है, कुछ कुछ के पास देसी गाय की उपलब्धता नहीं है, सही बात है। तो उनके लिए अर्क का फिर प्रावधान है और शास्त्र में भी वर्णित है। हाँ, कि अर्क का जी इस्तेमाल उस जी, जगह पर उसको हम मेदोहर अर्क नाम से जी शास्त्रों में आप उसको देख सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। तो गौमूत्र अर्क की ये विशेषता है कि आप उसको साल भर तक, वो बिल्कुल उसका कुछ खराब नहीं होता है, उसके सारे जो गुणवत्ता है वो सब रहती है। वो सब रहती है। हाँ, और प्लस गौमूत्र अर्क बनाते वक्त हम ये भी ध्यान रखते हैं कि उसमें जैसे ज़्यादातर आपने कई बार पिया होगा तो वो बहुत तीखा होता है, जी गले में भी काफ़ी लगता है, तो हम उसमें ध्यान रखते हैं कि ऐसा ना हो। तो उसके अंदर तो उसका कैसे ध्यान रखा जाता है? डाइल्यूशन कैसे? स्टार्टिंग में जो उसकी तीक्ष्ण गुणमाला जो गौमूत्र टपकता है उसको हमें अलग करना होता है, उसको अलग करना होता है, फिर बाकी जो है उससे अर्क उसको बनेगा। हाँ उसको बहुत हम बढ़िया। तो ये आप समझ गए होंगे। और जो भाई साहब ने अभी एक अच्छी चीज़ विशेषता वाली बात बताई है वो भी हमें समझनी चाहिए। स्टीम डिस्टिलेशन जो प्रोसीजर है वो केवल वेस्टर्न जो हैं वैज्ञानिक उनके माध्यम से नहीं आया, जैसा भाई साहब ने बताया शास्त्रों में किस नाम से वर्णित है? ये तो आपको कई शास्त्रों में मिल सकता है, बल्कि रावण संहिता, हाँ जी मतलब रावण जो कई औषधियों के ज्ञाता भी थे खुद, जी। उन्होंने पूरे अर्क प्रकाशन आप नाम से आप देख सकते हैं उसमें। अच्छा तो जी। उन्होंने बहुत ही वर्णित तरीके से बताया हुआ है कि किस मिट्टी से बनाया जाना चाहिए, कौन से क्षेत्र की मिट्टी लें अच्छा, उस अर्क पे बनाने के लिए। हाँ, वो है तो सारा। पूरा बहुत ही वर्णित चीज़ है, मतलब स्टीम डिस्टिलेशन तो आप अभी CBSE के कोर्स में पढ़ रहे हैं, पर ये तो हमारे लाखों साल से हमारे तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी चीज़ के लिए हमने पराग जी को बोला कि अगले 5 साल जो हैं उत्पाद तो आप अच्छे बना रहे हैं, अब आप इन चीज़ों पर रिसर्च करिए कि स्टीम डिस्टिलेशन भी अगर होती है तो कितनी तरह की हो सकती है और नए नए तरीकों से हम जो है उत्पादन करने की क्षमता जाने। और ये एक चीज़ बताती है कि जो स्टीम डिस्टिलेशन CBSE में हम पढ़ रहे हैं ये अभी मॉडल वो है, लेकिन भारतीय परंपरा और संस्कृति में जैसे शास्त्रों में वर्णित है उस तरीके से जब हम मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उन धीरे धीरे चीज़ों की तरफ जाएंगे तो ना जाने क्या क्या नए शोध हैं जो हमारे देश में हो सकते हैं। और ये हमारे देश के नौजवानों को, एंटरप्रेन्योर्स को इस दिशा के अंदर प्रयास करने आरंभ कर देने चाहिए। थोड़ा जो ज्ञान अभी पराग जी ने बताया वो है, इसके ऊपर और शोध करेंगे तो और नई चीज़ें निकलेंगी। आइए उत्पादों की तरफ बढ़ते हैं और वो जानते हैं कि किस प्रकार के उत्पाद हैं। तो ये वो कुछ उत्पाद हैं, हालांकि पराग जी ने क्योंकि अपना पिछले जो 2-3 साल का समय है वो अलग अलग तरीके के उत्पादों को बनाने में ही लगाया है और अलग अलग तरीके के काफ़ी अच्छे उत्पाद बनाए। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, केवल उत्पाद इसलिए नहीं कि गौशाला है इसको सस्टेनेबल करना है और केवल बिक जाए, इन्होंने ऐसे ऐसे उत्पाद बनाए हैं अपनी रिसर्च करके जो इस वक्त बहुत कम गौशालाएँ हैं देश में देसी गाय की जो वो बना पा रही हैं। तो मैं थोड़ा सा पराग जी आपसे निवेदन करूँगा, थोड़ा उत्पाद के बारे में बताएं कि कौन कौन से उत्पाद जो है वो हमारे पास किस तरह से हैं अवेलेबल। यहीं से शुरू कर लें, पहले वाले से, कोई दिक्कत सबसे पहले ये हमारा तकरा रेस्ट है। तकरा रेस्ट है, बहुत प्रमोशन वाक्षी ने किया है। मैं आपको एक चीज़, अभी पराग जी वैसे इसके बारे में विशिष्ट चीज़ें बताएंगे कि क्या चीज़ है और कैसे बनती है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कह दूं, इस समय पे सबसे ज़्यादा हमने एक बात बताई थी, अगर आपका पाचन तंत्र खराब है तो आपको रोगी होने से कोई बचा नहीं सकता, और जिसका पाचन तंत्र अच्छा है उसको आसानी से रोग हो नहीं सकते। तकरा रेस्ट पूरे दुनिया की सबसे बढ़िया, सबसे सस्ती औषधि है जिससे आप पाचन तंत्र से संबंधित किसी भी समस्या का निदान कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा पराग जी से थोड़ा प्लीज़ इसके बारे में बताएं, इसकी महिमा क्या चीज़ है और कैसे। तकरा रेस्ट हम तकरे से बनाते हैं, जैसे अभी हमने आपको दिखाया था नीचे जी जो घी मक्खन निकालने के बाद जो हमें तक्र मिलता है जी उसका प्रयोग हम करते हैं इसमें। तो इसमें 10 प्रकार की हम और औषधियाँ डालते हैं जी और मिट्टी के पात्र में उसका हम संधान करते हैं, उसको फर्मेंट करते हैं। फर्मेंट करते हैं उसको कितने दिनों तक करना ऋतु होता के है? अनुसार के सर्दियों में थोड़े ज़्यादा समय के लिए, गर्मियों में थोड़ा कम समय के लिए। हाँ जी, वो अनुभव से हम समझ जाते हैं जब उसका फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाता है फिर उससे जो हमें औषधि प्राप्त होती है उसे तकरा रेस्ट कहते हैं। ग्रेट। तकरा रेस्ट का सेवन मतलब हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं इसके, कॉन्स्टिपेशन में,
आईबीएस में, संगृहणी में, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स में, जिनको बहुत ही खाने के तुरंत बाद ही एसिडिटी और ये सब की समस्या रहती है, तो उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें मिले। जी। इसका कोई स्पेशल सीजन है? गर्मियों में ज़्यादा लेना चाहिए, सर्दियों में ऐसा कुछ है इसमें? ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें काली मिर्च भी है, तो ऐसा नहीं है कि ये आपको सर्दी के विकार उत्पन्न कर देगा। आप कम मात्रा में ले सकते हैं। ओके। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपकी ज़्यादा body अच्छा सीजन कौन सा है इसको लेने का? गर्मी में माना जाता है या ऐसा? गर्मी में सबसे ज़्यादा इसका गर्मी में सबसे ज़्यादा अच्छा क्योंकि जब पित्त की ज़्यादा समस्या होने लग जाती है, पेट में गर्मी बहुत बढ़ जाती है, फूड पॉइजनिंग बहुत हो जाती है लोगों को, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, लूज मोशन और इन सब चीज़ों में। तो तकरा रिस्ट के बारे में आपने चीज़ जानी होगी, बहुत बेहतरीन पेय पदार्थ है। जिन्होंने अभी तक सेवन नहीं किया वो इस बार माध्यम से मंगवा कर एक बार यूज़ ज़रूर करके देखें। कोई भी ज़रा सी समस्या होती है इस वक्त पेट में, आपने ये चीज़ जो है अभी चेंज आता हुआ देखा होगा, डॉक्टर के पास आप जाइए, तुरंत पर्चे पे आईबीएस लिख देते हैं। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये अपने आप में बहुत बड़ा सिंड्रोम है ना, बहुत तरीके के डिसऑर्डर्स जो है इसके अंदर इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो जितनी आसानी से आईबीएस लिखते हैं उतनी आसानी से तकरा रिस्ट लेकर आप उसमें जुड़ी हुई किसी भी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। और जिसको अगर आईबीएस लिख दिया और सच मायनों में अगर वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ही हुआ तो इंसान उसमें बिना तकरा रिस्ट, मेरा पर्सनली मानना है, बिना तकरा रिस्ट और मिलेट के दलिए के उस बंदे को बाहर निकलना ही नामुमकिन है। दुनिया की कोई दवाई आपको बाहर नहीं निकाल सकती। दो चीज़ें हैं जो हम आपको बताते हैं कि खाने के अंदर बिल्कुल लाइट खाना करके मिलेट के दलिए पे शिफ्ट हो जाइए और साथ में तकरा रिस्ट चला लीजिए। और इतनी महत्वपूर्ण औषधि है जो किसी के पाचन तंत्र में, जब खाना पचेगा ही नहीं, हजम ही नहीं होगा, तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी, उस समस्या से मात्र ये जो है बड़ी आसानी से निकाल लेता है बाहर। और बताएं सर, कौन सी और चीज़ें हैं जो अभी आपके पास में? ये हमारा पंचगव्य घृत है। पंचगव्य इसमें हमने इसको नेजल ड्रॉप के फॉर्म में पैक किया हुआ है। बिल्कुल। तो जिनको सोने की समस्या है, स्लीपनेस की प्रॉब्लम है, माइग्रेन पेन रहता है, बिल्कुल, जो बहुत ही ज़्यादा जिनका कंप्यूटर रिलेटेड जॉब है, तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, इन सब समस्याओं में अगर आप इसको रोज़ाना इसके 2-2 बूंद नाक में डालेंगे, अगर ज़्यादा रोग विकार है जैसे नक्सीर की भी समस्या है तो थोड़ा ज़्यादा प्रयोग करें, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पंचगव्य घृत को माइग्रेन में तो हम पिछले 3-4 साल से प्रमोट कर रहे हैं। एक अच्छी चीज़ इन्होंने बताई है। बहुत बार आपको लगता होगा कभी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बच्चों की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, उस समय पे मेरे ख्याल से 2 चीज़ें काम करेंगी। एक तो इसका उपयोग जो है रात में 2-2 बूंदे डाल दें, और एक नाक के अंदर जो है देसी गाय का घी लगा लें। उससे जो है ये नक्सीर की जो समस्या होती है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और क्योंकि भाई साहब ने बता दिया तो वीडियो के माध्यम से और मैं बताना चाहूँगा, कभी भी ऐसी हो तो तुरंत बच्चे को लिटा देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आराम से अगर थोड़ा नॉर्मल पानी का, ठंडे पानी का भी माथे पे और चेहरे के आसपास आप लगाएंगे तो ये तुरंत आपकी जो नक्सीर है वो रुक जाएगी। उस समय पे कई बार आप डर जाते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है, एक सामान्य चीज़ है, देखने में थोड़ी ऐसी अजीब लगती है, लेकिन अगर कभी भी ऐसी हो तो तुरंत आप बच्चे को लिटा दीजिए और नाक के अंदर जो है घी ज़रूर लगाएं उनमें, उससे आपकी ये समस्या जो है काफ़ी हद तक दूर होने लग जाती है। और भाई साहब क्या चीज़ें हैं हमारे पास में वो बताएं। फिर हमारे पास जैसे गौमूत्र अर्क होता है, तो सादे गौमूत्र के सिवाय हम औषधियों की भावनाएं देकर भी गौमूत्र अर्क हम बनाते हैं जी। तो ये हमारे 2, वैसे तो 3 है जी, तो ये हमारे 2 प्रमुख हैं, जैसे कचनार आदि अर्क है और एक गिलोय आदि अर्क है। तो कचनार आदि अर्क में क्या क्या डाला? कचनार आदि अर्क में जटामासी, सौंठ और कचनार के वो है। ओके, बढ़िया। तो गौमूत्र में इसको सिद्ध किया जाता है। ये हम थायराइड में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो थायराइड में लग रहा है कि इसमें जो है इसके रिस्पांस अच्छे आ सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट है। बढ़िया, हमने काफ़ी अच्छे, जिनके TSH 9-10 भी रहते हैं, जिनको 7-7, 8-10 साल पुराना थायराइड भी है, वो हमने ठीक किया है। तो कितने समय अंदाज़ा 3-4 महीने समय लग जाते हैं? कुछ निर्भर करता है कि रोगी कितना धैर्य रख के प्रिकॉशन कर ले रहा है। हाँ, जो हम सब बता रहे हैं वो उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। जितनी जल्दी करेगा, मतलब 1.5-2 महीने में उसकी एलोपैथिक दवा हम पूरी छुड़वा देते हैं। बहुत बढ़िया। और 3-4 महीने में उसका TSH नॉर्मल कर देते हैं। बहुत बढ़िया। तो कोशिश करेंगे, क्योंकि थायराइड के लिए हमारे पास में बहुत बढ़िया कोई अलग सॉल्यूशन नहीं था। सर्दियों का समय चल रहा है, सर्दियों में तो मेरे ख्याल गौमूत्र और ज़्यादा अच्छा सूट करता है। तो थोड़ी सी गर्म तासीर की जैसे होती है, हमने बताया। तो ये कचनार आदि अर्क मेरे ख्याल से उन सभी को लेना चाहिए जिनको थायराइड की हल्की सी भी समस्या है। 3-4 महीने जैसे भाई साहब ने बताया, थोड़ा डाइट प्लान का अगर ध्यान रखेंगे तो थायराइड से बाहर निकालने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसे ही ये गिलोय आदि अर्क है, इसमें गिलोय, नीम, तुलसी गौमूत्र के साथ है, इम्यूनिटी को रेज करने के लिए। तो ये खांसी, जुकाम, बल्कि आपके बढ़ते हुए शुगर को भी कंट्रोल करता है। बिल्कुल, बरसात आने से जस्ट पहले मेरे ख्याल से इसको शुरू करेंगे तो बहुत लाभ जो है अपने को मिलेगा। अब मैं आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहा था जो बिल्कुल विशिष्ट है, जो अलग है, जो बताता है कि इनके द्वारा की गई जो मेहनत है, वो तपस्या है, वो केवल उत्पादों तक सीमित नहीं है। जितने हमने अभी तक उत्पाद बनाए आपको अच्छी गौशाला में, जो देसी गाय की गौशाला है, उनमें मिल सकते हैं। जो चीज़ अभी बताने वाले हैं पराग जी, वो आसान नहीं है। उसमें जुड़ा हुआ जो इनका ज्ञान है वो हमारे लिए पहली बार का अनुभव मिला कि हमें वो ज्ञान प्राप्त हुआ, और अब हम आपको भी बताना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ इन्होंने बनाई है। सर प्लीज़ ये बताएं क्या चीज़ है। ये हमारे मेडिकेटेड घी हैं, जिन्हें सिद्ध घृत कहते हैं जी। तो
अब ये जो भाई साहब ने बताया ये है सिद्ध घृत। अब थोड़ा सा जानते हैं कि ये नॉर्मल घृत से अलग क्या है और ये सिद्ध घृत क्या चीज़ है जो आप बना रहे हैं और किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। जी। हाँ जी। जैसे अक्सर क्या होता है कि रोगी कई कई मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करते हैं, पर कई बार उन्हें इफेक्ट नहीं मिल पाता। पर मेडिकेटेड घी ऐसी ही पूरी एक शैली है जो आपको निश्चित लाभ देती ही देती है अगर तरीके से प्रिकॉशंस के साथ आप उसको ले रहे हैं तो इसके बनाने के तरीके में भी बहुत ध्यान रखते हैं और इसके सेवन के तरीकों को भी ध्यान में थोड़ा रखना चाहिए। बिल्कुल। तो अलग अलग रोगों में अलग अलग सिद्ध घृत का प्रयोग शास्त्रों में वर्णित है। जैसे अभी हम देख सकते हैं ये अर्जुन घृत है, तो इसमें देसी गाय का घी जो पुराना हो 4-5 साल पुराना उसका हम प्रयोग करते हैं, प्लस अर्जुन के छाल के पेस्ट को प्रयोग करते हैं और फिर उससे पाक विधि से हम ये सिद्ध करते हैं। तो रोज़ाना देसी गाय के दूध में अगर हम सुबह शाम इसका प्रयोग करें तो हमें हृदय संबंधित काफ़ी रोगों में लाभ मिलता है। बहुत बढ़िया जी। इसमें जो एक अच्छी चीज़ थी वो ये, अभी तक जो हमारा ज्ञान था वो सिर्फ ये था कि घी अगर 6 महीने 8 महीने 10 महीने पुराना हो जाए या थोड़ा खट्टा होने लग जाए तो उस समय पे केवल उसको शरीर पे लगाया जा सकता है। शरीर पे लगाया जा सकता है, शरीर के लिए लाभदायक है। अगर हम एज अ मॉइस्चराइज़र भी उसको लगाते हैं तो शरीर को बहुत लाभ मिलता है। भाई साहब ने ये बात कही है कि घी को प्रिजर्व करने की एक तरीका होता है, इसको अगर सही तरीके से प्रिजर्व किया जाए तो ये बनाने में मदद करता है सिद्ध घृत। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये बताई कि किसी पुराने घी को अगर 2-3 साल तक हम प्रिजर्व करते रहें और उसके बाद में उसके अंदर औषधियों को अगर हम मिश्रित करते हैं तब जाके ये सिद्ध घी बनते हैं। तो जो मेडिकेटेड घी है, जैसे आपने अर्जुन का घी समझा, हमें भी पहले ये लगता था कि घी के अंदर अर्जुन के अर्क को आप थोड़ा सा मिलाएंगे और तैयार हो जाएगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है, ये जटिल चीज़ है जिसके बारे में ज्ञान भी प्राप्त करना मुश्किल है और उसके बाद में उसको उपयोग में लेकर आना मुश्किल है। और जैसा हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, नए यंगस्टर्स को इस तरह की चीज़ों की तरफ आगे जाना चाहिए जो पुरानी भारतीय संस्कृति में रही है और जो अलग परिणाम जो है वो लेकर आ सकती है। आपने कुछ प्रिकॉशंस के बारे में कहा था, कुछ प्रिकॉशन विशेष रखने की आवश्यकता होती है? जी, वो तो रोग विशेष है। अच्छा जैसे अगर आप अर्जुन घृत का सेवन करें या कोई भी घृत का सेवन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ठंडी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये नहीं कि आप आइसक्रीम खा रहे हैं, सही बात कोल्ड है। ड्रिंक ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये घी का सेवन करने के तुरंत बाद आप बाहर चले गए और आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, नहीं, तो उस केस में आपको नुकसान करेगा। उसका में तो ये जो घी है, और जब मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि रात को सोने से पहले अगर 2-3 साल ले रहे हो गरम, तो एक तरह से हमारे लिए जो है ये एक अच्छी औषधि के रूप में बहुत बढ़िया काम करेगा। एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो भाई साहब ने बनाई है, जो बनानी जटिल है, मुश्किल है। अभी तक केवल एक ही गौशाला वाक्षी के पास थी जो ये बना पा रही थी, लेकिन अब भाई साहब के पास इस प्रोडक्ट के दर्शन हुए। सर शद्दोघृत के बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताइए क्या चीज़ है? शद्दोघृत घृत है, ये भी हम देसी गाय के घृत से ही बनाते हैं जी। और तांबे के पात्र में तांबे के लोटे के द्वारा ही इसको 100 बार इसका जल निकाल के इसे धोया जाता है और ऐसा करने में ये पूरा घी फूल जाता है और एकदम सफ़ेद पड़ जाता है, तो उसको हम शद्दोघृत घृत कहते हैं। और इसकी हमने छोटी छोटी पैकिंग की हुई है ताकि लोगों को आसानी रहे और रोगों पे भी काम करती है और एक आम तौर पे हम इसको मॉइस्चराइज़र के तौर पे सर्दियों में बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है, जब हमने शद्दोघृत आपको पिछली बार प्रमोट किया था तो हमारे जो बेनिफिशरीज हैं उन्होंने इतना पसंद किया इस चीज़ को, तो गर्मी में भी मॉइस्चराइज़र के रूप में इसको लगा रहे हैं। और ये हम सब लोगों की जीत है, भारतीय संस्कृति की जीत है कि जो देसी मॉइस्चराइज़र आज से 60-70 साल पहले बनते थे अब वो बनने कहीं बंद हो गए, तो आज गौशालाओं के अंदर शद्दोघृत की जो है निर्माण हो रही है। कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक देने में, जिसमें आपको पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है इसको निकालने में और करने में। उससे आपको पता चलेगा कि देसी मॉइस्चराइज़र पहले के लोग जो चीज़ बना देते थे घी के साथ में, आज के हम पॉन्ड्स चार्मे से हम वो उम्मीद भी नहीं कर सकते। बहुत लाखों कोसों दूर है वो प्रिजर्वेटिव केमिकल की चीज़ और ये जो शुद्ध चीज़ जो देसी गाय के घी से बनती है। तो प्लस ये नॉन स्टिकी भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई सोच रहे हो कि ये घी का बना है तो ये पूरे दिन चिपचिपा रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसीलिए उसको धोया जाता है पानी से। एक तरह कहते हैं 100 बार धोकर जो घी निकाला जाता है उसको फिर शद्दोघृत बोला जाता है। बेहतरीन चीज़ है, इसका उपयोग जो है किया जा सकता है। बहुत सारे उत्पाद हैं भाई साहब के पास में। गोगंडे हैं, गोबर के जो कंडे हैं, और देसी गाय के गोबर के कंडों का ही केवल हवन में इस्तेमाल हो सकता है, पूजा में इस्तेमाल हो सकता है। जब पूरी गौशाला ही केवल देसी गाय की है, आप कई बार पूछते हैं कि भाई साहब देसी गाय के गोबर के कंडे हैं, कैसे विश्वास करें? जब गौशाला को ही आप केवल देसी गाय की कर देंगे तो वहाँ से फिर जो उत्पाद आएगा वो केवल देसी गाय का आएगा। ये चीज़ वाक्षी देखती है जब हम कोई चीज़ उत्पाद आपके पास लेकर आते हैं। केवल किसी ने देसी गाय के गोबर के कंडे बोले और ले आए, ऐसे नहीं। जो वेरीफाइड गौशालाएं हैं वहीं से केवल जो है इस तरह की चीज़ें आएँ। गणेश जी की और लक्ष्मी जी की देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है, ये आपने यही बनाई है वैसे? जी जी जी, ये देखिए इस साल से हम ये पहले से ही कैंपेन शुरू करेंगे। घर घर के अंदर, ज़रूरी नहीं है पीओपी की, प्लास्टर पेरिस की, आप अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ लेकर आ रहे हैं। चाहे हमारे यहाँ पे गणेश उत्सव होगा, गणेश चतुर्थी होगी, दीपावली के पूजन होंगे, कोशिश की जाएगी देसी गाय के गोबर से कितनी अच्छी चीज़ें बनाई जा सकती है और आपके घर तक लेकर आई जा सकती है। और इसी के माध्यम से ये अलग से मशीन है, मैं कहूँगा एक बार दिखाएं ज़रा। ये धूप बनाने की मशीन, ये हमारी धूप बत्ती बनाने की मशीन है। जी जी। इसमें हम गोबर का पाउडर और ये सब जड़ी बूटियाँ मिला के तो इसमें से हम
धूप बत्ती की मशीन धूप बत्ती वगैरह जैसे हम समरानी कप और ये सब भी अभी बहुत ये ही सब जल्द बनाना शुरू कर रहे हैं। तो हम सबका यही दायित्व बनता है कि जो पराग जी ने, प्रांजल जी ने, वेद प्रकाश शर्मा जी ने अपनी तरफ से एक पहल की है एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट को, जहाँ पर आते ही और आपको समय लगे तो मैं तो कहूँगा कि बुलंदशहर आप आइए। भाई साहब कहते हैं कि ग्रेटर नोएडा से एक आधा व्यक्ति है तो भाई साहब के साथ ही आ सकता है, संपर्क करिए, आइए, देखिए कि जो देसी गायें जहाँ रहती है वहाँ पे आसपास एनवायरनमेंट कितना शांतमय हो जाता है, कितनी ज़्यादा शांति, कितना सुख में जीवन जो है उनके पास में हमें प्राप्त होता है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स को ढूंढना, आप तक लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण कोशिश पराग जी पिछले 5 साल में 10 साल में कर चुके हैं और आगे आने वाले 5-10 सालों में आप खुद देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से जो है कार्य और आगे बढ़ रहा है। हम सबका एक ही फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों तक कम से कम जो इतनी अच्छी गौशाला के अंदर कार्य हो रहे हैं, बच्चों को विज़िट करवाएं, गौ माता के ऊपर हाथ फिरवाएं, गौ माता का आशीर्वाद दिलवाएं और गौ माता के देसी गाय के गोबर और गोमे से और जो गौमूत्र से बने हुए उत्पाद हैं वो बच्चों तक पहुंचाएं। अगर हम इस तरफ आगे बढ़ जाएंगे तो हम एक समृद्ध भारत की परिकल्पना कर सकते हैं, जिसके अंदर हम बच्चों को आज खाने की, दूध की, हर चीज़ की मिलावट से बचाने में कामयाब हो जाएंगे। जीवन जीने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं है, जो थोड़ी बहुत सामग्री की ज़रूरत है उसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। पराग जी, आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? जी, मुझे मतलब हमारा सौभाग्य है कि वाक्षी ऑर्गेनिक आज प्रकृति के इस नूतन वन में आया है। सौभाग्य हमारा है, बिल्कुल। बहुत बहुत और धन्यवाद। आपने मतलब हाँ, यहाँ सब देखा और सराहा भी हमें, मतलब ये हमारे सच में सौभाग्य की बात है। बाकी हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को प्रकृति की ओर ले जाने का प्रयास करें, उनको ये समझाने की कोशिश करें कि पहले कैसे हम, मतलब हमारी कैसी दिनचर्या रहती थी, कैसी जीवन शैली थी, उस चीज़ के करीब लेकर आएँ। ये ज़रूरी है कि वो सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बने, सब कुछ करें, सही बात, पूरी आधुनिकता को अपनाएं भी, और उसके साथ अपनी जड़ों को ना भूलें। बिल्कुल। उनको ये ना भूल जाएं कि हमारा अनाज कैसे उगता है, सही बात है। ये चीज़ ना भूलें। और मैं जब गौशाला में एंटर किया तो पराग जी जो थे धोती के अंदर बैठे हुए थे, हाथ में लैपटॉप था। तो ये आधुनिक भारत है जहाँ पे लैपटॉप और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ में अपनी जड़ों के साथ में जुड़ना और प्रकृति को आगे लेकर जाना, जो भाई साहब कह रहे हैं वो इन्हें यथार्थ में कर कर भी दिखा रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मिलते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, प्रेम की डोरी से बंधते हैं। जहाँ पर विश्वास की और प्रेम की डोरी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी, वहाँ पर अपने आप एक समृद्ध भारत की परिकल्पना करनी हमारे लिए आसान हो जाएगी। इसी के साथ में भारत वंदे मातरम।